बड़े दुख के साथ, भारी मन के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे अपने प्रिय पीई रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज हम पी रेशो को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शोक संतप्त हैं वो तमाम अर्थज्ञानी जो कि पी रेशो की मदद से बाजार का मूल्यांकन सालों से करते आए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज मैं एक बहुत बड़े मिथक को नष्ट करने आया हूं, यानी कि एक बहुत बड़ी भ्रांति, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा मिसकंसेप्शन जो कि हमारे जहन में उतार दिया गया है। हमें ऐसा बताया गया जैसे मानो ये विचार जो है ये न्यूटन का कोई सिद्धांत हो जिसको हिलाया ना जा सकता हो, जो कि अटल सत्य हो। तो देखिए, कहा यह गया कि भाई पीई रेशो जब बढ़ेगा तो स्टॉक का गिरना तय है, यानी कि जिस स्टॉक का पी जरूरत से ज्यादा बढ़ गया हो वो क्रैश होगा, और जब बाजार का पी बढ़ जाए तो बाजार का गिरना भी तय है। अगर स्टॉक का पी रेशो 30-40 पार कर जाए तो उसको वेरी एक्सपेंसिव बताया जाता है, और उसी तरह से अगर इंडेक्स का पी 20 को पार कर जाए, यानी कि निफ्टी का पी 20 के ऊपर चला जाए तो निफ्टी बबल जोन में है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस तेजी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि यह विचार बिल्कुल खोखला है, और इस पर विश्वास करने की वजह से ही बड़े पैमाने पर लोग इस रैली में भाग लेने से, बड़ा पैसा कमाने से वंचित रह गए। तो देखिए, यह विचार कितना गलत है आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए, असल में क्या काम करता है वो इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहले देखिए, आप में से जो लोग पीई रेशो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, जिन पी रेशो को अभी अभी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये पी रेशो भला है क्या? देखिए, पी रेशो होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स, यानी कि शेयर की मौजूदा कीमत, और उसको डिवाइड किया जाता है शेयर के ईपीएस से। ईपीएस होता है अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि जो कुल मुनाफा कंपनी का है उसको डिवाइड करते हैं जितने शेयर्स कंपनी ने आज तक इशू किए हैं उस संख्या से। एक शेयर पर कितना मुनाफा हुआ है उसको ईपीएस कहा जाता है, अर्निंग्स पर शेयर। और जब आप शेयर के मौजूदा बाजार भाव को इस ईपीएस से भाग कर देते हैं तो पीई निकल आता है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो पीई होता है कि 1 रुपए की आमदनी जनरेट करने के लिए, 1 रुपए की आमदनी जनरेट करने के लिए कितने रुपए का निवेश करना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर पी 50 है तो इसका मतलब 50 रुपया लगाकर 1 रुपए का ईपीएस जनरेट हो रहा है, यानी कि 50 रुपए का निवेश करने के बाद 1 रुपए की आमदनी कंपनी जनरेट करेगी। और जहां पीई 10 है वहां 10 रुपए लगाकर आपको 1 रुपए का ईपीएस मिल रहा है, यानी कि ईपीएस को एक डिनोमिनेटर बना करके हमने अलग अलग कंपनियों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण, यानी कि कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करने का एक माध्यम बनाया है। हम सारे स्टॉक्स को ईपीएस के पैमाने पर नाप रहे हैं। तो देखिए, पी में डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है, यानी कि 1 रुपए का ईपीएस, 1 रुपए का ईपीएस जनरेट करने के लिए कितने रुपए लगाने पड़ रहे हैं, 1 रुपए की आमदनी लाने के लिए कितने रुपए अभी खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका अनुमान आपको पीई रेशो देता है। जहां पी 20 हो वहां 20 रुपए का निवेश करेंगे तब 1 रुपए की आमदनी बनेगी। लेकिन जहां पर ईपीएस 50 हो वहां 50 रुपए लगाकर आपको 1 रुपए की आमदनी मिलेगी। और जिस स्टॉक का पी 3-4 का हो वो तो बड़ा सस्ता लगता है, क्योंकि उसमें 3-4 रुपए मात्र लगाकर आपको 1 रुपए की आमदनी आ जाती है। तो अगर आमदनी के पैमाने पर सारी कंपनियों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, यानी कि सबको आमदनी के लिहाज से देखा जाए, तो कौन सी कंपनी सस्ती है और कौन सी महंगी, इसका अंदाजा पीई से लगाया जाता है। अब देखिए, आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन क्या ये एक कसौटी काफी है स्टॉक्स के चुनाव करने के लिए? जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, सोच बदल रही है।
तो क्या अभी भी वही मापदंड काम कर पाएंगे जो कि आज से बरसों पहले किया करते थे? तो देखिए, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे युग की एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला अमेरिका में लिस्टेड है, जबरदस्त कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है। सबका मानना है कि आने वाला युग ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। ये जो तेल से चलने वाली गाड़ियां हैं, इनका समय लद गया है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर वाकई में आने वाला युग इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा और उसमें अग्रणी कंपनी टेस्ला है, तो टेस्ला की ग्रोथ कितनी हो सकती है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। टेस्ला का पीई जानते हैं, 1000 से ज्यादा का पीई टेस्ला का है। यानी कि आप 1000 रुपया लगाएंगे तब 1 रुपए का अर्निंग्स मिलेगी। लेकिन कोई भी टेस्ला उसकी मौजूदा अर्निंग्स के लिए नहीं लेता है। टेस्ला लिया जाता है भविष्य के लिए। आज व्यक्ति शेयर उसकी आज की आमदनी के लिए नहीं खरीदता है। व्यक्ति शेयर खरीदता है कि आने वाले 2 बरस में, 3 बरस में कंपनी किस तरह की आमदनी कर सकती है। तो देखिए, एक आपको घरेलू उदाहरण देता हूं। हमारे यहां एक कंपनी है जुबिलेंट फूड वर्क्स, जो कि डोमिनोज के पिज्जा बेचती है। इस कंपनी का पीई रेशो है 240 के ऊपर। जी हां, आपने ठीक सुना, 240 के ऊपर पीई है। अब सुनने में लगता है कि तो कंपनी जबरदस्त महंगी है, इतनी महंगी कंपनी है। तो देखिए, इसका पी भी हमेशा से ज्यादा रहा है और दाम भी हमेशा से बढ़ते रहे हैं। 400 रुपए का जुबिलेंट फूड वर्क्स आज 3200 रुपए का हो गया है, 8 गुना हो गया। और आप देखिए, इस दौरान इस कंपनी का पी भी बढ़कर 240 को पार कर गया है। और देखिए, एक और कंपनी है जो कि बड़ी तेजी से ऊपर आ रही है। इस कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी। आप जानते हैं पी कितना है? सुनेंगे तो आपके पांव के तले जमीन खिसक जाएगी। पीई है 600 के ऊपर। जी हां, 600 से ज्यादा पीई है। और स्टॉक का भाव देखिए, 150 रुपए का भाव बढ़कर 1200 रुपए हो गया है। तो इस तरह की बड़ी तूफानी तेजी हमने स्टॉक में देखी। लेकिन जो लोग पी का रोना रोते रहे, वो इस स्टॉक को खरीद ही नहीं पाए। चार्ट्स को बिल्कुल अनदेखा करके पी का ही गुणगान करते रहे। देखिए, मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, उस जमाने में इसी तरह के सेंटिमेंट्स लोग डिविडेंड के लिए रखा करते थे। तब यह धारणा थी कि वो शेयर ही खरीदना चाहिए जो अच्छा डिविडेंड देता हो। डिविडेंड यील्ड यानी कि डिविडेंड बनाम शेयर की कीमत, इसको तरजीह दी जाती थी। लेकिन आज के युग में डिविडेंड को कोई पूछता नहीं है। डिविडेंड मतलब लाभांश, यानी कि जो प्रॉफिट निवेशकों में बांटा जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं। लेकिन डिविडेंड में अब किसी की रुचि नहीं है। शायद ही कोई हो जो डिविडेंड के लिए शेयर्स खरीदता हो। अब सारा फोकस शेयर की कीमत के बढ़ने पर है। ठीक है, फिर देखिए, बताया गया कि भाई बाजार जो है उसका पीई यानी कि पूरी निफ्टी का पीई भी देखा जाना चाहिए। और जब निफ्टी का पीई 24-25 हो जाए तो बस मान के चलिए कि क्रैश आने ही वाला है। अब ऐसा 2-3 दफा हुआ भी है। यानी कि 2000 में भी हमने देखा कि 26-27 का पी हुआ निफ्टी का और फिर बड़ी गिरावट आई। फिर 2008 में भी ऐसा हुआ। तो इस विचार को बल मिला कि जैसे ही निफ्टी का पी 25-26 होगा, बाजार क्रैश कर जाएगा। लेकिन देखिए, एक बात याद रखिएगा, मेरी हमेशा याद रखिएगा, बाजार एक कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम होता है। बाजार इतना सहज नहीं है जहां एक छोटी सी चाबी हमेशा ताले खोल दे। बाजार उस तरह की विशाल तिजोरी है जिसमें कई सारी चाबियां एक समय पर घुमानी पड़ती हैं, तब जाके बाजार के दरवाजे कहीं हिलते हैं। तो जिस किसी ने भी सोचा कि 26 के ऊपर तो निफ्टी ओवर वैल्यूड हो गया है, बाजार ओवरहीट हो गया है और लोगों ने ताबड़तोड़ अपने शेयर्स बेचना शुरू किया। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ने माल खाली करना शुरू किया। आज निफ्टी का पीई 40 को पार कर चुका है। आइए देखिए। तो देखिए, यह है निफ्टी के पी का हिस्टोरिक चार्ट 1999 से, यानी कि अभी 2021 चल रहा है। 22 सालों का डेटा आपको निफ्टी के पी का यहां इस चार्ट पर दिखाई पड़ रहा है। अब आप गौर से देखें इस चार्ट को और ऐसे स्टडी करें मानो ये कोई कंपनी का चार्ट है, किसी स्टॉक का चार्ट है। तो आप देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस आपको यहां 26-27 के आसपास दिखेगी। 26 के आसपास निफ्टी का पी जाता है
और बड़ी गिरावट आती है, सीधा 16-17 तक नीचे फिसल जाता है, 12-13 भी हो गया और उसके बाद वापस 26 और फिर 12-13 का वापस एक फॉल और उसके बाद वापस। तो हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस कायम हो गई 26-27 के आसपास और एक धारणा बन गई कि 26-27 का पी मतलब बबल जोन। तुरंत अपनी पोजीशंस काटिए, बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाइए। ये जो धारणा है ये पूरी तरह चकनाचूर हो गई इस बार के बड़े ब्रेकआउट में और हमने देखा कि निफ्टी के पी ने जब 26-27 के स्तरों के आसपास आना शुरू किया, लोगों ने उसी समय से पैनिक करना शुरू किया। इकोनॉमी बैठी हुई है, कोरोना संकट अभी निपटा नहीं है, फिर ये पी क्यों बढ़ रहा है, बाजार क्यों बढ़ रहा है, यही सवाल लोगों को खाए जा रहा था। उन्होंने अपने पोर्टफोलियो साफ कर दिए, ये सोचा कि गिरावट आएगी, लेकिन पी ने ब्रेकआउट दिया और पी ने ब्रेकआउट देने के बाद उन स्तरों से कितना बड़ा एक्सपेंशन दिया है। देखिए 41 के आसपास अब निफ्टी का पीई चल रहा है। तो निफ्टी के पी में बड़ा ब्रेकआउट और पूरा एक कैरेक्टर चेंज होता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। निफ्टी का पी जो कि एक दायरे में था अब एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में आपको दिखता है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप देखते हैं कि एक बड़ी तब्दीली निफ्टी के पी में हमने पिछले कुछ सालों में देखी है। यह सोच लेना कि अगर निफ्टी 26-27 के आसपास 2-3 बार गिरा है तो हमेशा ही गिरता रहेगा, यह पूरी तरह गलत है और इसका भारी खामियाजा निवेशकों ने इस बार उठाया है। तो फिर देखिए सवाल यह पैदा होता है कि अगर बाजार पी पर नहीं चलता तो बाजार कैसे चलता है। देखिए बाजार चलता है फंड फ्लोस पर, यानी कि जो पैसा बाजार में आ रहा है जिससे डिमांड बनती है, शेयर की कीमतें उस वजह से बढ़ती हैं। कीमतें तभी बढ़ती हैं जब कोई खरीदता है और ये जो खरीद फरोख्त है इसको चार्ट के जरिए ही पहचाना जा सकता है। देखिए लगातार एफआईआई का पैसा हमारे बाजार में उतरता आया है और विशेष रूप से जब अमेरिका में कोरोना संकट के बाद बड़े पैमाने पर नोट की छपाई हुई, डॉलर प्रिंट हुए, तो वो पैसा पूरी दुनिया में बहा और भारत में भी बहुत पैसा शेयर बाजार में आया और उसी वजह से हमने बड़ी तेजी देखी है। अब देखिए पैसे की ताकत से कौन लड़ पाया है। ये जो पैसा है जो कि भारतीय बाजार में आ रहा है, ये वजह है शेयर की कीमतों की ऊंचाई छूने की, इसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो देखिए ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि शेयर की कीमतें तब बढ़ती हैं जब बाजार में पैसा आ रहा होता है। तो बजाय इसके कि हम पीई को देखते रहें, फंड फ्लोस को और शेयर की कीमतों को चार्ट्स पर देखा जाना चाहिए और उससे समझ आता है कि बाजार बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए बाजार में जो बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, आने वाला युग ग्रोथ स्टॉक्स का होगा, यानी कि उन शेयर्स का जिनसे आप बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें बड़ा पैसा आ रहा है। पीई रेशो ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस शिफ्ट को जो समझ पाएंगे वही आने वाले वर्षों में जबरदस्त पैसा शेयर बाजार से कमाएंगे। तो यह एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिसको समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। चार्ट्स पर एतबार करें, फंड फ्लोस पर भरोसा करें, ना कि कंपनी के पीई रेशो पर, जो कि आपको पूरी तस्वीर नहीं बताता है। तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही देखिए पी रेशो के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और साथ ही पी रेशो के बजाय बाजार को सही तरह से समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।